सोची, उस लाचार और बेबस पिता के दिल पर क्या गुजरेगी जो अपनी पत्नी की आखिरी निशानी सोने की 2 चूड़ियां बेचकर कलकत्ता में बड़ा आदमी बनने का सपना लेकर आया हो। पर 7 महीने तक दम घोंटू होटल की नाली और कूड़े की सड़ांध सहने के बाद अपनी जेब में सिर्फ उन दिनों का 5 रुपए और 6.5 आने लेकर कंगाल होकर वापस अपने गांव लौटने पर मजबूर हो जाए। शांतिराम, जिसकी आंखों के सामने विधाता ने तबाही और बाढ़ का ऐसा खौफनाक मंजर खड़ा कर दिया था कि घर में बच्चों को खिलाने के लिए मुड़ी का एक दाना तक नहीं बचा था। पर मरोड़ तब आया जब पूरा गांव शहर से आए अमीर इंजीनियर सुशांत को एक सीधा साधा लड़का समझकर अपने सूखे तालाब के नाम पर लूटने में जुटा था। पर शांतिराम की पत्नी नीरदा ने अपनी कमगाली के बावजूद नाजायज पैसा लेने से साफ इनकार कर दिया। प्रकृति के अमर शिल्पी विभूति भूषण बंदोपाध्याय की लिखी एक कालजयी रचना शांतिराम धर्म और कर्म, मानवीय खुदगर्जी और ईमानदारी के जादुई इनाम की एक ऐसी अनमोल दास्तान है जो आपके हृदय को भीतर तक झंझोर कर रख देगी। सुनिए डिजिटल नॉवल वर्ल्ड की और एक पेशकश। तो फिर देर किस बात की, आइए सीधे रुख करते हैं कलकत्ते के उस छोटे और दम घोंटू पाई होटल के बैठक खाने का, जहां दफ्तर से लौटे भूपेन बाबू के सामने शांतिराम अपनी फटी हुई धोती में अपनी गृहस्थी का सारा पुराना कबाड़ समेटकर भागने की जल्दबाजी में जुटा हुआ है। शाम ढलने से ठीक पहले एक गाड़ी स्टेशन से छूटती थी और वो रात के करीब 9:30 बजे तक गांव वाले स्टेशन पर पहुंच जाती थी। शांतिराम ने पक्का कर लिया था कि वो उसी गाड़ी से अपने घर वापस लौट जाएगा। नल में पानी आ चुका था और वो छर छर की आवाज के साथ पानी की टंकी में गिर रहा था। वो टंकी ज्यादा बड़ी नहीं थी और अब धीरे धीरे ऊपर तक भरती जा रही थी। भादों के महीने की वो सड़ी हुई और दम घोटने वाली उमस थी, इसलिए उसने सोचा कि नहा लेना ही ठीक रहेगा। उसने कोई दूसरा कपड़ा नहीं भिगोया, बल्कि एक मामूली सा गमछा लपेटकर बहुत देर तक इत्मीनान से नहाता रहा। अभी तक सफाई करने वाला जमादार वहां नहीं आया था। सुबह और शाम के जूठे बचे हुए चावल, चबाई हुई सब्जियों के डंठल और मछलियों के कांटे नाली की जाली वाले मुंह पर बुरी तरह से फंसे हुए थे और उन्होंने पानी का बहाव पूरी तरह रोक दिया था। उस गंदगी और सड़ांध को देखकर किसी का भी जी मिचलाने लगे। वो सचमुच बहुत ही घिनौना नजारा था। लेकिन उस सड़े हुए कूड़ेदान और गंदगी के बीच आज पूरे 7 महीने गुजारने के बाद भी शांतिराम के हाथ में ढेला तक नहीं बचा था। वो ये सारी गंदगी और तकलीफें हंसते हंसते सह लेता अगर इस होटल से उसे कुछ 2 पैसे की कमाई हो जाती। तभी भूपेन बाबू दफ्तर से लौट आए और उन्होंने रसोई के बगल वाले छोटे से कमरे का ताला खोला। उस कमरे के बाहर चावल और दाल की बोरियां, बैंगन और परवल की टोकरियां और सूखे हुए विलायती कद्दू रखे हुए थे। वहां एक आधा भरा हुआ गुड़ का पीपा और 2.5 सेर वाले एक छोटे टीन के डिब्बे में आधा भरा हुआ सरसों का तेल भी रखा था। उनका वो होटल कोई मामूली और सस्ता ढाबा नहीं था जहां कोई भी मिलावटी तेल इस्तेमाल किया जाता हो, बल्कि वहां तो रामगोपाल मिल का मोहन छाप वाला बिल्कुल खरा और असली सरसों का तेल इस्तेमाल होता था। लेकिन इतना अच्छा सामान और ईमानदारी बरतने के बावजूद भी उनका वो होटल नहीं चल पाया। भूपेन बाबू नल के पास हाथ मुंह धोने आए। उनके कंधे पर गमछा रखा था और पैरों में लकड़ी की खड़ाहू थी। उस दौर की तंगी में चमड़े की चप्पलों की कीमत बहुत ज्यादा होती थी और भूपेन बाबू बेचारे ट्राम कंपनी के दफ्तर में मुश्किल से 25 रुपए महीने की नौकरी करते थे, जो आज के हिसाब से कोई 15-20 हजार रुपए के बराबर ही थे। उस होटल वाले कमरे का किराया वे हर महीने 4.5 रुपए देते थे। हालांकि वो एक पाई होटल था, लेकिन फिर भी भूपेन बाबू के साथ उनका महीने का पक्का हिसाब बंधा हुआ था कि कमरे के किराए को छोड़कर वे 11 रुपए खाने के देंगे। भूपेन बाबू ने पानी डालते हुए पूछा कि शांतिराम बाबू, क्या आप सचमुच आज हमेशा के लिए वापस लौट रहे हैं? शांतिराम ने लंबी आह भरते हुए कहा कि बाबूजी, वापस ना जाऊं तो और क्या करूं? इतने दिनों तक मैंने जी तोड़ मेहनत करके देख लिया। जब यहां कुछ हो ही नहीं पाया तो अब यहां पड़े रहने से क्या फायदा? और फिर मैं यहां खाऊंगा ही क्या? भूपेन बाबू ने हैरानी से पूछा कि क्यों? क्या ये नए मालिक आपको काम पे नहीं रखेंगे?
शांतिराम ने दर्द भरी आवाज में कहा कि बाबूजी, मुझे इनकी ये गुलामी बिल्कुल मंजूर नहीं है। कल तक तो मैं इस होटल का मालिक हुआ करता था और आज मुझे इनके टुकड़ों पर सिर्फ 7 रुपए महीने की पगार और 2 वक्त के खाने पर मजदूरी करनी पड़ेगी। और ऊपर से वो जो नया मालिक है ना, निधिराम बाबू, हो, उसके जैसा आदमी तो भगवान किसी को ना दिखाए। मैंने उससे हाथ जोड़कर मिन्नतें की थीं कि मुझे 25 रुपए और दे दो। मैं मानता हूं कि कर्जे के भारी बोझ के मारे मुझे अपना ये होटल बेचना ही पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे इस तरह बेवकूफ बनाकर अपना कुछ भला कर लोगे। खैर, कोई बात नहीं। भगवान ऊपर बैठा सब देख रहा है और वही सबका फैसला करेगा। मैं मानता हूं कि आज मैं बुरे हालात में फंस गया हूं, लेकिन ये बात भी पक्की है कि मेरे ये बुरे दिन हमेशा ऐसे ही नहीं रहेंगे। भूपेन बाबू ने हमदर्दी जताते हुए पूछा कि तो क्या अब आप हमेशा के लिए अपने गांव में ही रहेंगे? शांतिराम ने निराश होकर कहा कि बाबूजी, अब गांव जाके देखता हूं कि किस्मत और क्या क्या रंग दिखाती है। अपना ये होटल बेचकर जो भी थोड़ी बहुत रकम मेरे हाथ आई थी, वो तो सारी की सारी उन महाजनों का कर्जा चुकाने में ही चली गई। भूपेन बाबू, आप तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, इसलिए आपसे भला मैं क्या झूठ बोलूंगा। सच्चाई तो यही है कि मेरे पास कुल जमा 7 रुपए और रेल का किराया ही बचा है और बस उसी के सहारे मैं अपने गांव लौट रहा हूं। लेकिन इतने कम पैसों में वहां मेरा कितने दिन गुजारा हो पाएगा, यह सोचकर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है। तभी अचानक शांतिराम को एक पुरानी बात याद आ गई। उसने कुछ दिनों पहले एमहर्स्ट स्ट्रीट पर गिरिंदर कुंडों की दुकान से इस होटल के लिए उधार में एक कढ़ाई और एक बाल्टी खरीदी थी। अब जब उन दुकानदारों को ये भनक लग गई थी कि उसका ये होटल बिक रहा है, तो वे पिछले कई दिनों से अपने पैसे वसूलने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। उन लोगों ने तो मानो उसका खाना पीना और सोना तक हराम कर दिया था। शांतिराम ने पीछा छुड़ाने के लिए उनके वसूली वाले मुंशी को आज शाम के वक्त ही पैसे लेने के लिए बुलाया था। अगर वो मुंशी अभी यहां अटपका तो उसके बचे कुचे पैसों में से 4 रुपए और कुछ आने तो उसका उधार चुकाने में ही चले जाएंगे। फिर क्या, वो बिल्कुल खाली हाथ अपने घर वापस जाएगा। आखिर उसके पास अपनी जमा पूंजी के नाम पर बचे ही कितने थे? बस वही 7 रुपए। शांतिराम ने मन ही मन सोचा कि नहीं, यहां रुकना किसी भी तरह से समझदारी नहीं है। उसने तय किया कि उस वसूली वाले मुंशी के आने से पहले ही उसे यहां से खिसक लेना चाहिए। इससे तो यही अच्छा है कि वो सीधा सियालदाह स्टेशन चला जाए और वहीं बैठकर अपनी गाड़ी का इंतजार करे। इस मनहूस होटल में फालतू में 1.5 घंटा और रुककर वो अपने 4 रुपए और कुछ आने की भारी कीमत चुकाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। शांतिराम झटपट अपने उस छोटे से कमरे में गया और उसने फर्श पर एक पुरानी और मैली सी धोती फैला दी। उसने उस धोती के बीच में अपने 2-3 आधे मैले कपड़े और कुर्ते, कांसे का एक गिलास और पैरों में पहनने वाली एक पुरानी जोती और एक जोड़ी खड़ाओं के साथ साथ बिछाने वाली एक पुरानी चटाई भी रख ली और उन सब की एक गठरी सी बांध ली। उस दौर की तंगी में हर एक चीज बहुत कीमती होती थी, इसलिए उसने सोचा कि यहां कोई भी सामान छोड़ जाने में कोई समझदारी नहीं है। अगर वो इन पुरानी चीजों को भी अपने साथ घर ले जाएगा तो वे गृहस्थी के किसी न किसी काम में तो आ ही जाएंगी। उसने अपने छोटे से टीन के सूटकेस में धोबी के यहां से धुलकर आई हुई 2 साफ धोतियां और छींट के कपड़े वाला एक कुर्ता संभाल कर रख लिया। वो अपने बदन पर वही पुराना और मैला सा कुर्ता पहन रहा था, क्योंकि रेलगाड़ी के उस लंबे सफर में नया और साफ कपड़ा पहनने का कोई मतलब नहीं था। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो अपने ही घर जा रहा था, किसी रिश्तेदार के यहां तो जा नहीं रहा था जो उसे इतने बंठन कर जाने की जरूरत होती। शांतिराम अभी अपना कुर्ता पहन ही रहा था कि तभी अचानक बाहर से किसी ने आवाज लगाई कि अरे, क्या शांतिराम बाबू अंदर हैं? शांतिराम ने अपनी धड़कनें काबू करते हुए धीमी आवाज में पूछा कि कौन है भाई? बाहर खड़े उस आदमी ने कड़क आवाज में कहा कि बाबूजी, मैं तेल वाले की दुकान से आया हूं। उस दिन जो आपने आधा टीन सरसों का तेल लिया था, उसी के कुछ पैसे बाकी थे। आपने मुझे कल लाने के लिए कहा था और मैं कल भी 2-2 बार चक्कर लगा कर गया था, लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं। शांतिराम ने घबराते हुए पूछा कि आखिर कितने पैसे बाकी हैं? उस आदमी ने हिसाब बताते हुए कहा कि बस 1 रुपया और 9.5 आने ही देने हैं। शांतिराम का मन तो यही कर रहा था कि वो उसे टालते हुए कह दे कि कल सुबह आकर ले जाना, लेकिन भूपेन बाबू पास वाले कमरे में ही बैठे थे और वे ये अच्छी तरह से जानते थे कि आज ही ये होटल बिक चुका है। उन्हें यह भी मालूम था कि शांतिराम आज शाम की गाड़ी पकड़कर हमेशा के लिए अपने गांव लौट रहा है और अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अब भूपेन बाबू के सामने इस तरह उस वसूली वाले से कोई झूठा बहाना भला कैसे बनाया जा सकता था? हार कर शांतिराम को वो पैसे चुकाने ही पड़े।
उसकी उस 7 रुपए की छोटी सी जमा पूंजी में से 1 रुपया और 9.5 आने और कम हो गए। सच कहूं तो आज के हिसाब से ये रकम कोई 500 रुपयों के बराबर थी, और उस गरीब के लिए ये कोई छोटा झटका नहीं था। अब तो शांतिराम बस यही चाहता था कि वो किसी तरह इस आग के जाल से जल्दी बाहर निकल जाए, वरना ना जाने कौन किस तरफ से आकर उसके सामने नया कर्जा लेकर खड़ा हो जाएगा। इसका क्या भरोसा था। भूपेन बाबू ने भी बाहर आकर विदा लेते हुए कहा कि तो शांतिराम बाबू, क्या अब आप सचमुच चल पड़े? शांतिराम ने भारी मन से कहा कि हाँ बाबूजी, अब मैं जा रहा हूं। आप मुझे माफ कर दीजिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। भूपेन बाबू ने दुलार से कहा कि गांव पहुंचकर एक बार खत जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आप वहां कैसे हैं। शांतिराम ने भी तसल्ली देते हुए कहा कि हाँ बाबूजी, मैं जरूर खत लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा। शांतिराम मन ही मन सोचने लगा कि भूपेन बाबू सचमुच बहुत ही भले इंसान हैं। अपने दाहिने हाथ में वो पुराना और बदरंग टीन का सूटकेस और बाईं बगल में वो गठरी और छाता दबाए हुए शांतिराम होटल से बाहर निकल पड़ा और पैदल ही चलते चलते सियालदाह स्टेशन के मोड़ पर आ पहुंचा। रास्ते में एक ठेले वाले को देखकर उसने सोचा कि चलो गांव के बच्चों के लिए कुछ नाशपाती ही खरीद लेता हूं। जब उसने भाव पूछा तो वो फल वाला बोला कि बाबूजी 2 पैसे की एक जोड़ी मिलेगी। शांतिराम हैरान होकर बुदबुदाया कि अरे, क्या तू कोई डाकू है जो दिन दहाड़े लूट रहा है? भला 2 पैसे की 2 नाशपाती किसी ने कब सुनी है? फिर उसने पूछा कि ये सेब कैसे दिए हैं? क्या ये भी 4 पैसे के 2 ही हैं? क्या ये 1 पैसे के 1 नहीं मिल सकते? वो फल वाला चिढ़कर बोला कि अरे बाबूजी, किस पुराने जमाने में सेब 1 पैसे का 1 बिका करता था? काफी देर तक मोल भाव करने के बाद आखिरकार शांतिराम ने 2 पैसे की जोड़ी के हिसाब से 6 छोटी छोटी नाशपातियां खरीद लीं और 4 पैसे देकर 2 सेब भी ले लिए। उसने सोचा कि अपनी पत्नी परिमल के लिए कुछ अच्छी नस्वार भी खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि गांव में वैसी अच्छी नस्वार नहीं मिलती थी। वो फल वाले को पैसे निकालकर दे ही रहा था कि तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई कि अरे शांतिराम दा, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आप गांव लौट रहे हैं? शांतिराम ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उनके गांव के पास का ही रहने वाला सरोज मुखर्जी था। सरोज कलकत्ता में ही किसी मेस में रहकर नौकरी करता था और हर हफ्ते की छुट्टी में अपने घर गांव जाया करता था। वो किसी मारवाड़ी व्यापारी के दफ्तर में काम करता था और उन दिनों 80-90 रुपए महीने की बहुत अच्छी पगार पाता था, जो आज के हिसाब से कोई 50-60 हजार रुपए के बराबर थी। शांतिराम ने भारी मन से कहा कि हाँ भाई सरोज, मैं अब हमेशा के लिए गांव वापस जा रहा हूं। मैंने यहां का अपना सारा कारोबार समेट दिया है। सरोज ने हैरत से पूछा कि क्यों शांतिराम दा, ऐसा क्या हो गया? क्या आपका वो होटल अब नहीं चल रहा था? शांतिराम ने भारी मन से जवाब दिया कि अरे सरोज, वो होटल चला ही कहाँ भाई। शुरू में तो काम बहुत अच्छा चल निकला था, लेकिन बाद में दुनिया भर के लोगों ने उधार खा खाकर मेरा दिवाला ही निकाल दिया। एक बेईमान आदमी के सिर पर आज के हिसाब से कोई 25-30 हजार रुपए का उधार चढ़ा हुआ था। वे लोग बस रोज आकर मुफ्त का खाना ठूस जाते थे, लेकिन अपनी जेब से 1 पैसा निकालने का नाम तक नहीं लेते थे। जब भी मैं उनसे अपने पैसे मांगता तो वे बस आज दूंगा या कल दूंगा कहकर मुझे टालते रहते थे। और दूसरी तरफ जिन महाजनों से मैंने उधार लिया था, जैसे कि मकान का मालिक, कोयले वाला और राशन वाला, उन लोगों ने मुझे नोच कर खा लिया था। सच कहूं तो कलकत्ता पूरी तरह से धोखेबाजों और बेईमानों का शहर है। यहां कोई भला इंसान बस ही नहीं सकता। सरोज ने कुछ सोचते हुए कहा कि लेकिन शांतिराम दा, आप अपने गांव गए हुए कितना वक्त हो गया है? क्या आपको वहां के असली हालात के बारे में कुछ मालूम भी है? आप ये सोचकर गांव जा रहे हैं कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन वहां तो भयानक बाढ़ आई हुई है और पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया है। अगर आप रसमयपुर से नाव पर बैठेंगे तो वो सीधे आपके गांव के उस पुराने बरगद के पेड़ तक जाएगी जो तेली के घर के बिल्कुल पास है। लोगों के घरों में खाने के लिए ना तो चावल बचा है और ना ही धान। सब कुछ उस बाढ़ में बह गया है। हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग भारी कष्ट और तकलीफ में अपनी जान बचा रहे हैं। ना जाने कितने ही लोगों के कच्चे घर गिर चुके हैं और ऐसे भयानक हालात में आप वहां जा रहे हैं।
मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप अभी गांव बिल्कुल ना जाएं। शांतिराम ने अपनी लाचारी दिखाते हुए कहा कि अरे भाई, ना जाऊं तो और क्या करूं। सरोज ने समझाते हुए कहा कि आप यहीं रहकर कुछ पैसे कमाने की कोशिश क्यों नहीं करते। शांतिराम ने दुखी होकर जवाब दिया कि अब तो मेरे पास बस भीख मांगने का ही रास्ता बचा है, लेकिन इस शहर में भला मुझे भीख भी कौन देगा। सरोज ने फिर कहा कि शांतिराम दा, बिल्कुल खाली हाथ गांव जाकर क्या करेंगे। यहां शहर में तो फिर भी 2 पैसे कमाने के कई रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन गांव में तो अब कुछ भी नहीं बचा है। आप यहीं रहकर घर पर कुछ पैसे भेजेंगे तो उनका ज्यादा भला होगा। अच्छा शांतिराम दा, अब मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूं। सरोज की बातों से शांतिराम को गांव के हालात का पता चला, जिनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। उसे पिछले 15-20 दिनों से घर से कोई खत भी नहीं मिला था, लेकिन वो इस बात की असली वजह अच्छी तरह जानता था। उस दौर की तंगी में एक मामूली पोस्टकार्ड की कीमत भी 3 पैसे हुआ करती थी, और गांव के सीधे साधे लोग जब तक कोई बहुत जरूरी खबर ना हो तब तक खत नहीं लिखा करते थे। खासकर उसके घर के हालात तो वैसे भी बहुत खराब थे। उनके लिए तो वो 3 पैसे भी 3 सोने की मोहरों के बराबर भारी थे। कुछ ही देर में गाड़ी स्टेशन से छूट पड़ी। दिन का उजाला अब पूरी तरह से ढल चुका था और स्टेशन के सिग्नल की लाल और हरी बत्तियां टिमटिमाने लगी थीं। उस डिब्बे में ज्यादा भीड़ नहीं थी। शांतिराम एक कोने में बैठकर खिड़की के बाहर देखता रहा और बीच बीच में बीड़ी के कस लगाते हुए अपने गहरे ख्यालों में डूबता उतरता रहा। सरोज ने उसे गांव के जिन भयानक हालात के बारे में बताया था, उन्हें सुनकर शांतिराम का वो घर लौटने वाला सारा जोश और खुशी मानो पल भर में ही ठंडा पड़ गया था। ये सच था कि वो पिछले 9-10 महीनों से अपने गांव वापस नहीं गया था। वो पिछली अगहन के महीने में अपना घर छोड़कर निकला था, जब उसने अपनी पत्नी के हाथों की आखिरी निशानी वे 2 सोने की चूड़ियां बेचती थीं। उन चूड़ियों से उसे जो 200 रुपए मिले थे, वो उसी जमा पूंजी को लेकर कलकत्ता में कोई बड़ा कारोबार शुरू करने के सपने सजाते हुए आया था। लेकिन आज उन 200 रुपयों में से वो अपने साथ घर सिर्फ 5 रुपए और 6.5 आने लेकर ही लौट रहा था। हाँ, ये सच था कि शुरू के कुछ महीनों में उसने घर पर थोड़े बहुत पैसे जरूर भेजे थे, लेकिन पिछले आषाढ़ के आखिरी दिनों के बाद से वो घर वालों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं भेज पाया था। गांव में रहते हुए भी उसने पैसे कमाने का ऐसा कोई भी काम बाकी नहीं छोड़ा था जिसमें उसने हाथ ना आजमाया हो। चूंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई थी, लेकिन उसने दिल को तसल्ली दे ली थी कि नौकरी नहीं मिली तो ना सही, आखिर बड़ा आदमी तो अपना कारोबार करके ही बना जाता है। नौकरी की बंधी हुई पगार से कोई अमीर थोड़ा ही बनता है। उसने गुड़ बेचने से लेकर लकड़ी के बड़े कारोबार तक और बाहर से सब्जी मंगाकर बेचने से लेकर मछली के ठेकों तक न जाने कितने ही तरह के काम किए थे, लेकिन उसकी फूटी किस्मत कि उसे किसी भी काम में कोई कामयाबी नहीं मिल पाई थी। इसीलिए आखिरी उम्मीद के तौर पर वो अपनी पत्नी की वे सोने की चूड़ियां बेचकर उसी पैसे से कलकत्ता में अपनी किस्मत आजमाने चला आया था। यहां आकर बहुत से लोगों ने उसे सलाह दी थी कि वो एक होटल खोल ले। शुरू में उसका वो होटल कुछ बुरा नहीं चला था और दोनों वक्त खाने वालों की अच्छी खासी भीड़ भी हो जाती थी, लेकिन ना जाने किस मनहूस घड़ी में क्या हुआ, ये तो सिर्फ भगवान ही जानता है। धीरे धीरे उसकी आमदनी कम और खर्चे इतने ज्यादा हो गए कि उसका पूरा हिसाब ही बिगड़ गया। हालत यहां तक पहुंच गई कि पिछले 3 महीनों से उस होटल की जगह का किराया तक बाकी पड़ा हुआ था। मकान मालिक ने उसे खुली धमकी दे दी थी कि वो उसके सारे बर्तन और सामान जब्त करके अपना किराया वसूल कर लेगा। इसके अलावा राशन वाले का भारी उधार, कोयले वाले का उधार, सब्जी वाले का उधार, मछली वाले और दूध वाले का भारी कर्जा उसके सिर पे लदा हुआ था। रसोई बनाने वाले बावर्ची की पगार और नौकरों की मजूरी भी महीनों से अटकी पड़ी थी। तो ऐसे भयानक हालात में भला कोई होटल कैसे चल सकता था? आखिरकार शांतिराम पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। सच कहूं तो अब उसके पास बचने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा था। उसके घर में अब सोने का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बचा था। बस वही गिने चुने 5 रुपए ही उसकी आखिरी जमा पूंजी थे। और गांव में अपने घर की दहलीज पर कदम रखते ही चौकीदारी टैक्स वाले उससे पैसे मांगने आ खड़े होंगे। ऊपर से वहां गांव में भी राशन वाले और दूध वाले का कम से कम 10-15 रुपयों का भारी कर्जा तो पक्का इकट्ठा हो ही गया होगा,
जो आज के हिसाब से कोई 5-7 हज़ार रुपए के बराबर बैठता था। सरोज से गांव के उन भयानक हालातों के बारे में सुनकर शांतिराम की धड़कनें तेज हो गई थीं। ये जानकर कि सब कुछ उस बाढ़ के पानी में डूब चुका है और हर चीज की कीमत आसमान छू रही है, उसे एहसास हो गया था कि इस बाजार में कोई नया कर्जा मिलना भी उसके लिए बहुत भारी मुश्किल होगा। क्या पता इस भयानक हालात में उसकी पत्नी और बच्चे दाने दाने को मोहताज होकर भूखे ही दिन गुजार रहे हों। उसकी पत्नी नीरदा ने कितनी भारी उम्मीद बांध रखी होगी कि दुर्गा पूजा के मौके पर उसका पति कलकत्ता से सबके लिए नए कपड़े और बहुत सारे पैसे लेकर वापस घर लौटेगा। आखिर पूजा में अब मुश्किल से 17 दिन ही तो बाकी रह गए थे। शांतिराम अंदर ही अंदर घुटने लगा कि शादी के बाद से उसने आज तक नीरदा को कभी एक दिन की भी सच्ची खुशी नहीं दी थी। जब से उन दोनों की शादी हुई थी, बस गरीबी और तंगी ने उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा था। न जाने ये किसकी फूटी किस्मत थी, उसकी अपनी या बेचारी नीरदा की। सच कहूं तो उन दोनों की ही किस्मत में बस यही दुख और तकलीफें लिखी हुई थीं। अपने गांव वाले स्टेशन पर गाड़ी से नीचे उतरते ही शांतिराम ने अपने साथ सफर करने वाले दूसरे मुसाफिरों से सुना कि अब पैदल चलकर गांव तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। मातूगंज की वो बड़ी झील टूटकर पूरी तरह से उफन गई थी और सड़क के ऊपर कमर तक पानी बह रहा था। उस आधी रात के सन्नाटे में भला कोई नाव भी कहां से मिलती। चिलमारी गांव का रहने वाला तेली नवीन अपनी परचून की दुकान के लिए कलकत्ता से कुछ सामान खरीदने गया था। वो अपने साथ 3 डिब्बे माचिस और मिश्री के 2-3 बड़े बोरे लेकर भारी आफत में फंसा हुआ था। शांतिराम को देखकर नवीन ने बेकरारी से कहा कि अरे दादा ठाकुर, क्या आप भी कलकत्ता से ही आ रहे हैं? लगता है आप भी इसी गाड़ी में थे, लेकिन मैंने आपको रास्ते में कहीं देखा ही नहीं। अब आप ही बताइए, इस आधी रात को हम यहां से कैसे जाएं? इस स्टेशन पर तो कोई एक आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने तो पहले से ही एक नाव वाले को यहां रुकने के लिए कहकर रखा था, लेकिन मुझे तो यहां कोई भी नजर नहीं आ रहा है। आपको भी तो उसी तरफ जाना है ना, और उधर तो सब तरफ बस पानी ही पानी भरा हुआ है। आखिरकार एक कुली उनकी वे सारी चीजें अपनी टोकरी में लाद कर ले जाने के लिए तैयार हो गया। उस कुली ने उन्हें बताया कि स्टेशन को पार करते ही जो वो बड़ा सा मैदान आता है, वहां से थोड़ी दूर आगे जाने पर उस मैदान के किनारे मछुआरों की कुछ नावें किराए पर चलने के लिए खड़ी मिल जाती हैं। वो पूरा का पूरा मैदान उस बाढ़ के पानी में डूबकर बिल्कुल किसी गहरे समंदर जैसा दिखाई दे रहा था। बस जहां तहां बबूल के कुछ पेड़ और दूसरी जंगली झाड़ियां ही पानी के ऊपर दिखाई दे रही थीं। शांतिराम भारी हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर उस खौफनाक नज़ारे को देखने लगा। उसने घबराते हुए कहा कि अरे नवीन, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इस इलाके की ऐसी भयानक हालत कभी नहीं देखी थी। ये सब क्या हो गया है? कुछ पहचाना ही नहीं जा रहा है। क्या सचमुच गांव के अंदर तक पानी घुस गया है? शांतिराम जब अपनी उस पुरानी गठरी और सूटकेस को लेकर घर पहुंचा तो रात के करीब 11 बज चुके थे। गांव के उस सन्नाटे में घर के सारे लोग गहरी नींद में सो चुके थे। शांतिराम ने बाहर खड़े होकर अपने छोटे बेटे का नाम लेकर जोर से आवाज लगाई। अपने पति की आवाज सुनते ही नीरदा हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी और जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर वाले चबूतरे पर आ गई। नीरदा का रंग कभी गोरा हुआ करता था, लेकिन गरीबी की मार से अब उसका पूरा बदन सूखकर कांटा हो चुका था। वो शांतिराम से उम्र में पूरे 7 साल छोटी थी, इसलिए अब वो करीब 32-33 साल की हो चुकी होगी। उसके माथे के सामने के बहुत सारे बाल अब उड़ चुके थे और उसके चेहरे की वो पुरानी चमक और नज़ाकत भी न जाने कितने ही दिन पहले खत्म हो चुकी थी। उसने लाल किनारे वाली एक बहुत ही मैली सी धोती पहन रखी थी। उसके खुले हुए बाल और बेतरतीब कपड़ों को देखकर साफ पता चल रहा था कि सजने संवरने से अब उसका कोई वास्ता नहीं रह गया था, और दिन रात बहुत ज्यादा पान और तमाकू खाने की वजह से उसके सारे दांत भी बिल्कुल काले पड़ चुके हैं। नीरज ने घबराते हुए पूछा कि अरे इतनी आधी रात को तुम किस गाड़ी से आए हो? लाओ, ये सामान मेरे हाथ में दे दो। हे भगवान,
तुमने तो वहां जाकर मानो कोई खत या पैगाम ना भेजने की कसम ही खा ली थी। यहां हम तुम्हारे लिए फिक्र कर करके आधा मरे जा रहे थे। सत्तू को आज फिर से 3 दिनों से भारी बुखार और पेट की बीमारी ने पकड़ लिया है, और उधर बुलू को एक बड़ा सा फोड़ा निकल आया है, जिसके दर्द से वो बेचारी तड़प रही है। मैं तो खुद सोच ही रही थी कि आजकल मैं किसी से कहकर तुम्हें खत लिखवा दूंगी, और ऊपर से देखो ना, हर तरफ बाढ़ का ये भयानक पानी भरा हुआ है। इस मुसीबत में मेरे लिए बाजार से राशन और सौदा ला देने वाला भी कोई इंसान नहीं मिल रहा था। भला इस उफनते हुए पानी को पार करके कौन मेरे लिए चिलमारी गांव से सामान खरीद कर लाता? उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि तुम आ गए तो मानो हमारी जान में जान आ गई। तुम क्या जानो मैं किस भारी आफत और तंगी में फंसी हुई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इस वक्त मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी भी। तभी नीरद बीच में ही रुक गई और घर के अंदर देखते हुए बोली कि अरे बुलू, तू रो क्यों रही है? मैं अभी आती हूं। शोर मत मचा, देख तो सही कौन आया है। शांतिराम ने बहुत ही धीमी आवाज में पूछा कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है नीरज? लो, इस गठरी में कुछ सेब और नाशपाती हैं। इन्हें सत्तू और बुलू को खाने के लिए दे दो, और ये जो केले और संतरे वाली मीठी गोलियां हैं, इन्हें छुटकी को दे देना। अच्छा बताओ, छुटकी तो बिल्कुल ठीक है ना? चलो अब कमरे के अंदर चलते हैं। नीरदा ने उसे टोकते हुए कहा कि अरे तुम जरा वहीं रुको, पहले मैं दिया जला लूं। कमरे में बहुत भारी अंधेरा है। सामने ही सारे बच्चे जमीन पर सोए हुए हैं। कहीं तुम अंधेरे में उन पर पैर न रख देना। कुछ ही देर बाद जब शांतिराम थोड़ा इत्मीनान से बैठकर अपनी बीड़ी के कश लगाने लगा, तो बच्चे उसे घेर कर बैठ गए। कोई बच्चा सेब का टुकड़ा खा रहा था, तो कोई मीठी गोलियां चूस रहा था, और नीरदा अपने थके हारे पति के लिए गरम गरम चावल पकाने के लिए रसोई घर में चली गई थी। शांतिराम मन ही मन घुटे जा रहा था कि नीरदा पक्का यही सोच रही होगी कि वो कलकत्ता से न जाने कितना सारा पैसा कमाकर घर लौटा है। उसने सोचा कि अभी इस आधी रात को नीरदा से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं, उसे अभी सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। बेचारी को झूठी आस में रखकर भला क्या फायदा होगा। नीरदा का चेहरा खुशी और जोश से खिला जा रहा था, मानो उसके मन में भारी खुशियां समा ही नहीं पा रही हों। शांतिराम के लिए यह कहना बहुत मुश्किल हो रहा था कि नीरदा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपना वो होटल बेचकर वापस लौट आया हूं। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। तुम्हारी उन सोने की चूड़िया से जो पैसा मिला था वो सब भी डूब गया है, और अब मेरे हाथ में कुल जमा 5 रुपए और 6.5 आने ही बचे हैं, जो आज के हिसाब से कोई 2-3 हजार रुपयों के बराबर ही बैठते हैं। शांतिराम अंदर ही अंदर कट रहा था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में नीरदा को भला कौन सी खुशी दी थी। उसे ये कड़वी सच्चाई बताते हुए उसका कलेजा फटने लगा था। नीरदा रसोई में चावल चढ़ाने के बाद वापस कमरे में आ गई। उसने चहकते हुए कहा कि क्या तुम पूजा से पहले एक बार फिर कलकत्ता जाओगे? अरे अब जाने और फिर से वापस आने में फालतू का पैसा है तो खर्च होगा। इससे तो यही अच्छा है कि तुम 2 दिन और रुककर दुर्गा पूजा तक यहीं ठहर जाओ। और हाँ, क्या तुम बच्चों के लिए नए कपड़े लाए हो या नहीं? शांतिराम के मन में एक बार फिर यही आया कि वो अभी नीरदा को सब कुछ सच सच बता दे। वो कह दे कि नीरदा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है। तुम्हारी वे दोनों सोने की चूड़ियां भी डूब गई हैं और मैं वहां का अपना सारा कारोबार समेटकर बिल्कुल खाली हाथ लौट आया हूं। पूजा के नए कपड़ों की बात तो बहुत दूर की है। मैं तो यही सोच सोचकर मरा जा रहा हूं कि अब आगे मैं तुम सबको 2 वक्त की रोटी कहां से लाकर दूंगा। लेकिन इन सारी भयानक चिंताओं के बावजूद भी आज पूरे 8 महीने बाद अपने घर लौटकर उसे अपने मन में एक बहुत ही अजीब सा सुकून और शांति महसूस हो रही थी। कलकत्ता में होटल खोलकर वहां रहना बिल्कुल एक अलग तरह की और कटी कटी सी जिंदगी थी। इन पिछले कुछ महीनों में उसने ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ ली थी। जो इंसान अपनी जिंदगी में कभी अपने घर से बाहर निकला ही ना हो, उसके लिए उस अनजान और पराये शहर में अकेले पड़े रहना किसी भारी सजा से कम थोड़ी ही था। लेकिन ये तो उसका अपना घर था। यहां तो सभी उसके अपने थे। यहां उसकी पत्नी नीरदा थी, उसके बच्चे सत्तू, बुल्लू और छुटकी थे, और उसकी अपनी बुआ भी तो थी। बगल वाले घर में ही तो दुर्गादास और निताई लोहार रहा करते थे। ये सब भी तो उसके अपने ही लोग थे। निताई तो उसके बचपन का पक्का दोस्त था। भले ही वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, और उसने अपने बाप दादाओं का वही पुराना हंसिया बनाने और हल्के फाल तपाने का पुश्तैनी काम अपना लिया था। शांतिराम को याद आया कि उसने निताई को कितने लंबे अरसे से नहीं देखा था।
निताई की उस लोहार की दुकान के बाहर लगे हुए जामुन के पेड़ की घनी छांव में बैठकर इत्मीनान से तमाकू पीते हुए निताई और वहां आने वाले दूसरे गांव वालों के साथ बैंगन और कद्दू की खेती की बातें करने में जो भारी सुख मिलता था, वो कलकत्ता के उस दम घोंटू होटल में भलक कहाँ नसीब होता। शांतिराम ने पक्का कर लिया था कि कल सुबह होते ही वो सबसे पहले अपने उसी पुराने दोस्त निताई से मिलने जाएगा। शांतिराम जब अपनी थाली के सामने खाने बैठा तो नीरदा ने बड़े प्यार से पूछा कि तुम पूजा तक तो यहीं रुकोगे ना? शांतिराम ने छोटा सा जवाब दिया कि हाँ। नीरदा ने फिर सवाल किया कि तो फिर तुम बच्चों के लिए नए कपड़े कलकत्ता से ही क्यों नहीं ले आए? वहां तो चीजें सस्ती मिलती हैं और यहां गांव में तो कपड़ों के दाम बहुत ज्यादा होते हैं। शांतिराम ने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा कि हाँ, यहाँ दाम तो ज्यादा होते ही हैं। नीरदा ने अगली बात पूछी कि तो फिर पीछे से उस होटल का कामकाज अब कौन देख रहा है? शांतिराम थोड़ी देर तक बिल्कुल चुप रहा और फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि अब वो होटल नहीं रहा। नीरदा ने भारी हैरत के साथ पूछा कि नहीं रहा, इसका क्या मतलब है? अभी उस दिन तुमने खत में लिखा था कि होटल का काम बहुत अच्छा चल रहा है। शांतिराम ने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा कि हाँ, शुरू में तो काम अच्छा ही चल रहा था, लेकिन फिर न जाने किस मनहूस घड़ी में क्या हुआ कि सब कुछ बिगड़ता चला गया और मेरे सिर पर उधार का पहाड़ खड़ा हो गया और उसी भारी कर्जे को चुकाने के लिए मुझे वो होटल बेचना पड़ा। नीरदा ने बहुत ही भारी उम्मीद के साथ पूछा कि तो फिर मेरी वे सोने की दोनों चूड़ियां तो तुम्हारे पास है ना, तुम उन्हें अपने साथ ले आए हो ना? नीरदा के ऐसे उम्मीद भरे सवाल शांतिराम को हमेशा भारी आफत में डाल देते थे। अगर वो इस तरह पूछने के बजाय सीधे सीधे ये ताना मार देती कि तुमने पक्का मेरी वे दोनों चूड़ियां भी डुबा दी होंगी, तो उसके लिए ये कबूल करना कहीं ज्यादा आसान हो जाता कि हाँ, चूड़ियां बिक चुकी हैं और बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन इतने भारी भरोसे और उम्मीद से भरे सवाल का वो भला क्या जवाब देता? शांतिराम मन ही मन सोचने लगा कि अगर उसे पहले से मालूम होता कि गृहस्थी बसाना इतना भारी काम है तो वो कभी शादी ही नहीं करता। सच कहूं तो उसने अपनी मर्जी से ये शादी की भी नहीं थी। उसके पिताजी जब जिंदा थे तो उन्हें अपनी बहू का चेहरा देखने की बहुत भारी लालसा थी और बस उसी जिद में उन्होंने 19 साल के शांतिराम की शादी मुश्किल से 12 साल की नीरदा के साथ कर दी थी। शांतिराम ने झिझकते हुए कहा कि नीरदा, अब वे चूड़ियां कहाँ बची हैं? मैंने तुम्हारी वे दोनों चूड़ियां बेचकर ही तो वो होटल खोला था। इतना सुनते ही नीरदा मानो पागल सी हो गई और अपने गालों पर जोर जोर से थप्पड़ मारते हुए रोने लगी कि हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मैं तो पूरी तरह से लुट गई। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? शांतिराम ने छिड़कर कहा कि अरे नीरदा, यह क्या बचपना लगा रखा है, चुप हो जाओ। मां को इस तरह रोते पीटते देखकर सारे बच्चे भी घबराकर जोर जोर से रोने लगे। शांतिराम के गले से खाने का एक निवाला तक नहीं उतरा। वह अपनी थाली वहीं छोड़कर उठा और उसने नीरदा का हाथ पकड़ लिया। उन दोनों पति पत्नी के बीच एक बहुत ही भयानक और बड़ा झगड़ा शुरू हो गया। शांतिराम को नीरदा को शांत करने और समझाने में न जाने कितना वक्त लग गया। औरतों को कोई बात समझाना दुनिया का सबसे भारी काम होता है। बहुत देर बाद जब नीरदा थोड़ी शांत हुई तो वह बाहर जाकर अपनी आंखों और चेहरे पर पानी के छींटे मारकर वापस लौटी। उसने भरे हुए गले से कहा कि तुम्हारा तो खाना ही नहीं हो पाया, थोड़े से चावल और बचे हैं, मैं उन्हें निकाल कर ले आती हूं। शांतिराम ने थके हुए लहजे में कहा कि नहीं नहीं, अब रहने दो, अब चलकर सो जाना चाहिए क्योंकि रात के 12 या 1 तो बज ही गए होंगे। शांतिराम मन ही मन अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा चिढ़ गया था। वह सोच रहा था कि अगर एक जोड़ी सोने की चूड़ियां चली भी गई थीं तो क्या हुआ? क्या उसका पति खाना खाने बैठा हो और घर में इस तरह का महाभारत खड़ा कर देना ठीक बात थी? छी छी, क्या इसी जंजाल का नाम गिरस्थी है, जहां इंसान के लिए ना तो कोई तसल्ली के 2 बोल हैं और ना ही रत्ती भर की कोई हमदर्दी। शांतिराम सोचने लगा कि अगर वो सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाए तो कैसा रहेगा। दुनिया में बहुत से लोग सब कुछ छोड़कर चले ही तो जाते हैं। अब उसका इस घर गिरस्ती और दुनियादारी के जंजाल से पूरी तरह मन उठ चुका था। शांतिराम उसी खीज में सोचने लगा कि सचमुच रामकृष्ण परमहंस ने बिल्कुल पक्की बात कही थी कि इस दुनिया में औरत और दौलत दोनों ही बिल्कुल बेमानी है और इनका कोई मोल नहीं है। उसे याद आया कि उनके गांव के पास ही
बंदीपुर के रहने वाले मुखर्जी बाबू का बड़ा बेटा राधाकांत न जाने कितने साल पहले घर बार छोड़कर सन्यासी बन गया था। अब उसने काशी में अपना एक बहुत बड़ा मठ बना लिया था और कोई बहुत ही भारी भरकम सा नाम रख लिया था। वहां उसके न जाने कितने ही चेली और सेवा करने वाले थे। वो रोज अच्छा दूध और घी खाता था और उसे कोई कष्ट या तकलीफ नहीं थी। लोग उसके पैरों पर सोने की मोहरें चढ़ाते थे और वो सचमुच बहुत ठाठ की जिंदगी जी रहा था। अगर राधाकांत भी उनकी तरह गृहस्थी के इस जंजाल में फंस जाता तो आज उसकी भी यही हालत होती और वो भी बीवी बच्चों के बोझ तले इसी तरह घुट घुट कर मर रहा होता। उसने फिर मन ही मन दोहराया कि सचमुच ये औरत और दौलत बिल्कुल ही बेकार की चीजें हैं। उधर नीरदा भी अपने पति से कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। वो जमीन पर लेटे लेटे यही सोच रही थी कि वे दोनों चूड़ियां ही तो उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा थीं। लेकिन जरा इस गृहस्थी की हालत तो देखिए, वे चूड़ियां भी उसके अपने पिता ने ही दी थीं। अगर उसके ससुराल वालों की दी हुई होती तो फिर उसे क्या फिक्र थी। शादी के बाद से आज तक ससुराल वालों के नाम का एक रत्ती भर सोना भी उसके बदन पर नहीं चढ़ा था। नीरदा सोचने लगी कि हे भगवान, मेरे पिता ने भी मेरी कैसी अजीब जगह शादी कर दी थी। सच्चाई तो यही थी कि उसका पति बिल्कुल ही निठल्ला और किसी काम का नहीं था। दुनिया में न जाने कितने ही मर्द हैं जो दिन रात पसीना बहाकर पैसे कमा रहे हैं और अपनी गरीबी से उठकर बड़े आदमी बन रहे हैं, लेकिन उसका ये पति ऐसा है कि घर में जो थोड़ा बहुत बचा कुछा था वो भी डुबोकर अब बड़े चैन से घर आकर बैठ गया है। वो कोई बहुत बड़ी रईस तो नहीं बनना चाहती थी, लेकिन इस भयानक और उजड़े हुए साल में बच्चों के मुंह में 2 वक्त का निवाला तो डालना ही पड़ेगा ना। नीरदा भारी मन से सोचने लगी कि ऐसे आदमी को तो सचमुच शादी ही नहीं करनी चाहिए थी, जिसे गृहस्थियां बसाने का शौक तो बहुत है लेकिन अपने बीवी बच्चों को पालने की कोई ताकत ही नहीं है। उस रात के आखिरी पहर में अचानक बहुत भयानक बारिश शुरू हो गई। उस घर की टूटी हुई छत से कई जगह पर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगीं। नीरदा ने हड़बड़ाकर अपने बच्चों को उठाया और उन्हें लेकर कमरे के एक कोने में अपना बिस्तर लगा लिया। उसने देखा कि उसके पति की मच्छरदानी भी बारिश के पानी से बुरी तरह भीग रही थी, इसलिए उसने जाकर उसे भी जगा दिया। अपनी उस आधी अधूरी और मीठी नींद के टूट जाने से शांतिराम बुरी तरह चढ़ गया और बिस्तर पर उठकर बैठते हुए झल्लाकर बोला कि अरे अब क्या हो गया। नीरदा ने समझाते हुए कहा कि तुम्हारी मच्छरदानी पानी से भीग रही है, तुम थोड़ी देर के लिए उठ जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश आ गई है। नीरदा ने जल्दी जल्दी वो मच्छरदानी खोली और उसे कमरे के दूसरे सूखे कोने में ले जाकर फिर से बांधने लगी। शांतिराम भारी चिढ़ के साथ बिस्तर पर बैठा हुआ था। मिट्टी के तेल वाली उस छोटी सी ढिबरी की पीली और मध्यम रोशनी में उसने नीरदा की तरफ ध्यान से देखा। उसने देखा कि नीरदा इतनी कम उम्र में ही किसी बुढ़िया की तरह लगने लगी थी। शादी के शुरू के कुछ सालों में वो देखने में कितनी खूबसूरत और हसीन हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी वो चमक और वो पूरा रूप रंग न जाने कहां किसी जादू की तरह गायब हो गया था। शांतिराम ने अपने दिल टटोलकर सोचा कि क्या अब उन दोनों के बीच वो पहले वाला प्यार बाकी रह गया है। वो पुरानी बेकरारी की एक दूसरे को देखे बिना एक पल भी चैन नहीं आता था। वे सारी बातें तो न जाने कितने साल पहले ही पीछे छूट चुकी थीं। शांतिराम ने अपनी पत्नी की बातें सुनकर थोड़ा हैरत जताते हुए कहा कि अच्छा, तो क्या वे लोग पशुपति दादा के उस पुराने घर में आकर ठहरे हुए हैं? हाँ, हो सकता है वही लोग आए हो। पशुपति दादा को तो गुजरे हुए आज 7-8 साल बीत चुके हैं। मैंने भी सुना था कि उनका बड़ा बेटा अब कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है। न जाने इतने लंबे अरसे बाद अचानक उन्हें अपने गांव की याद कैसे आ गई। मैंने तो सुना था कि वे लोग शायद लखनऊ या कानपुर की तरफ ही कहीं बस गए। नीरदा ने मुंह बिचकाते हुए कहा कि अरे, मैंने तो पूरी जिंदगी में उन्हें कभी इस गांव में कदम रखते नहीं देखा, और फिर उस टूटी फूटी खंडर जैसी हवेली में भला ये लोग कैसे टिक पाएंगे। अगले दिन सुबह शांतिराम अपने घर के बाहर वाले चबूतरे पर बैठा हुआ था, तभी 25-26 साल का एक बहुत ही खूबसूरत और पढ़ा लिखा नौजवान वहां आया और उसने झुककर उसके पैर छूते हुए कहा कि काका, क्या आपने मुझे पहचाना? शांतिराम फौरन समझ गया कि ये वही पशुपति दादा का इंजीनियर बेटा है जिसके बारे में पिछली रात नीरदा बता रही थी। उसने बहुत ही दुलार से कहा कि आओ बेटा आओ, यहाँ बैठो। तुम्हारी चाची कल रात ही मुझे बता रही थीं कि तुम लोग कल गांव में आए हो। बेटा, तुम्हारे पिताजी के साथ तो मेरा बहुत ही पक्का और गहरा रिश्ता था। वे सचमुच बहुत ही पुण्यात्मा और भले इंसान थे।
तुम्हें छोड़कर वे भगवान के पास चले गए, ये हमारी सबसे भारी बदनसीबी है। अच्छा, तुम यहां बैठो और बताओ, क्या तुम्हारी माँ भी गांव आई हैं? उस नौजवान ने कहा कि ये नहीं काका, मेरी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए वे नहीं आ पाईं। मेरे साथ मेरी एक दूर की मौसी आई हैं। मैं कभी गांव नहीं आया था, इसलिए मैं यहाँ किसी को पहचानता भी नहीं हूँ। बस उसीलिए सब लोगों से मिलकर जान पहचान बढ़ा रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि ये हमारे बाप दादाओं का गांव है और मैं यहाँ के अपने लोगों को ही नहीं जानता। हमारी वो पुरानी हवेली तो पूरी तरह से खंडहर बन चुकी है। कल तो सारी रात बारिश का पानी हमारे बिस्तर पर ही टपकता रहा। मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी आई है, उसे लोग चिन्मयी बुलाते हैं। वो भी इस साल कलकत्ता में अपने मामा के घर रहकर 10वीं की पढ़ाई पूरी कर लेगी। शांतिराम ने खुश होकर कहा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, तुम्हें तो यहाँ आते जाते ही रहना चाहिए। तुम जैसे नौजवान तो इस गांव के सबसे अनमोल रतन हो। अगर तुम लोग ही यहाँ नहीं आओगे तो फिर इस गांव का क्या होगा? तुम खुद ही देख रहे हो कि इस गांव के हालात कितने बुरे हैं। तुम्हारे जैसे होनहार बच्चों के होते हुए भी हम गांव वालों को भारी कष्ट सहने पड़ रहे हैं। बेटा जरा अपना नाम तो बताओ। उस नौजवान ने अदब से कहा कि काका, मेरा नाम सुशांत है और मैं जिस खास काम के लिए आपके पास आया हूं वो भी आपको बता देता हूं। मेरे पिताजी ने हमारे हाथ में कुछ पैसे दिए थे और वे चाहते थे कि दादाजी की याद में इस गांव में एक तालाब खुदवाया जाए। पिताजी को गुजरे हुए आज 7 साल हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी उलझनों की वजह से मेरा कभी गांव आना ही नहीं हो पाया। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं यहां जरूर आऊंगा और उस रुके हुए काम को पूरा करके ही जाऊंगा। हमारे उस घर के सामने जो पुराना तालाब है वो तो अब बिल्कुल ही सूख कर कीचड़ से भर गया है। मैंने सोचा है कि क्यों ना उसी तालाब को दोबारा गहरा खुदवा दिया जाए ताकि गांव वालों को पीने का साफ पानी मिल सके। मुझे पता चला है कि उस तालाब में आपका भी कुछ हिस्सा है। मैंने बाकी सभी हिस्सेदारों से बात कर ली है और वे सब इसके लिए राजी हो गए हैं। अब अगर आप भी अपनी रजामंदी दे दें तो बहुत कृपा होगी। और हाँ, मैं आपको और बाकी सभी लोगों को आपके हिस्से की पूरी वाजिब कीमत भी दूंगा। शांतिराम ने तसल्ली देते हुए कहा कि अरे बेटा, ये तो तुमने बहुत ही नेक काम सोचा है। मैं एक बार तुम्हारी चाची से सलाह करके आज शाम तक या कल सुबह तक तुम्हें पक्का जवाब दे दूंगा। सुशांत के वहां से चले जाने के बाद शांतिराम ने अंदर जाकर अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा कि नीरदा, जरा यहां आओ, सुनो तो। अभी तक मैं यही सोच सोच कर मरा जा रहा था कि हम इस गहरे भंवर से कैसे बाहर निकलेंगे, लेकिन अब मानो एक किनारा दिखाई देने लगा है। उसने नीरदा को तालाब वाली वो सारी बात समझाते हुए कहा कि वो जो हमारा पुराना तालाब है वो तो वैसे भी सूख कर सड़ा हुआ और काई से भरा पड़ा है। उसे बेचने से हमें कौन सी आमदनी हो रही थी जो अब हमारा कोई भारी नुकसान हो जाएगा। अरे अगर उस तालाब के हमें आज के हिसाब से उस जमाने में कोई 10-15 हजार रुपए भी मिल जाएंगे तो भी हमारा बहुत बड़ा भला हो जाएगा। तुम सच मानो तो ये खुद भगवान ने ही हमारी मदद के लिए कोई रास्ता निकाला है। अगर ये सब कुछ आसानी से निपट गया तो तुम खुशी खुशी भगवान के नाम पर 5 पैसे वाली बताशे की मीठी लूट करवा देना। दोपहर ढलने के बाद पशुपति दादा की वो बेटी चिन्मयी भी शांतिराम के घर मिलने के लिए आ पहुंची। उसने झुककर नीरदा के पैर छुए और बड़े ही मीठे लहजे में कहा कि चाची जी, मैं आपसे मिलने और जान पहचान करने आई हूं। उस वक्त नीरदा फर्श पर बैठकर एक पुरानी कांता रजाई सिल रही थी। वो फौरन अपनी जगह से उठी और लड़की की ठुड्डी चूमकर उसे प्यार दुलार करते हुए बोली कि आओ मेरी बच्ची, आओ यहां आकर बैठो। तुम इस छोटे से आसन पर बैठ जाओ मेरी बच्ची। आखिर तुम्हारे इस गरीब काका का घर है, भला मैं तुम्हें और कहाँ बिठाऊं। थोड़ी देर में उन दोनों के बीच बहुत गहरी जान पहचान और मीठी बातें होने लगी। चिन्मयी सचमुच बहुत ही हसीन और प्यारी लड़की थी। उसके छरहरे और गठे हुए बदन में मानो कोई जादुई सी बिजली दौड़ रही थी। उसके सिर पर घने काले बालों की एक भारी लहर थी जिसे उसने पीछे की तरफ एक बहुत ही ढीले और नीचे की तरफ झुके हुए जूड़े में बांध रखा था। उसने बहुत ही सादे रंग और ढंग की सूती साड़ी और ब्लाउज पहना हुआ था। वो लड़की तो मानो हर बात मुस्कुराते हुए ही कह रही थी और उसके चेहरे से वो मीठी हंसी एक पल के लिए भी गायब नहीं हो रही थी। मीरदा ने प्यार से कहा कि हाँ मेरी बच्ची, आज सुबह ही तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे काका से मिलने आया था। मुझे तुम्हारे काका ने बताया कि वो बहुत ही होनहार और भला लड़का है। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम स्कूल में पढ़ने जाती हो, तो तुम कौन सी जमात में पढ़ती हो?
चिन्मयी ने चहकते हुए कहा कि चाची जी, मैं 10वीं जमात में पढ़ती हूं और इस साल मेरी 10वीं की पक्की परीक्षा होने वाली है। नीरदा ने फिर पूछा कि अच्छा, तुम्हारी माँ गांव क्यों नहीं आई? मैंने तो आज तक उनकी सूरत भी नहीं देखी है। चिन्मयी ने थोड़ी उदास होकर कहा कि चाची जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है। जब भी वे बिस्तर से उठती हैं तो उनका सिर घूमने लगता है, इसीलिए वे कहीं भी बाहर नहीं आ जा सकती हैं। नीरदा ने हमदर्दी जताते हुए कहा कि हाय राम, तो फिर इस हालत में उनकी देखभाल कौन करता है? क्या तुम्हारे बड़े भाई की शादी हो गई है? चिन्मयी ने गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं चाची जी, दादा तो अभी शादी नहीं करेंगे। उनका तो बस एक ही सपना है कि वो देश की सेवा करेंगे और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी भलाई के काम करेंगे। उनका मिजाज तो बिल्कुल ही अलग तरह का है और वे तो बस इन्हीं कामों के पीछे पागल रहते हैं। अपने भाई की बातें बताते हुए चिन्मयी की उन बड़ी बड़ी आंखों में एक बहुत ही गहरा प्यार और भारी सम्मान छलक आया था। हर एक बात के साथ मानो उसके चेहरे के रंग और भाव बदलते जा रहे थे। उसकी आंखों और चेहरे में एक बहुत ही अजीब सी चमक और जिंदगी दिखाई दे रही थी। सच कहूं तो नीरदा ने इस देहाती गांव में आज तक वैसी समझदार और प्यारी लड़की कभी नहीं देखी थी। काफी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद जब चिन्मयी वहां से उठने लगी तो नीरदा ने मनुहार करते हुए कहा कि चिन्मयी, मेरी बच्ची, तुम अपनी इस गरीब चाची के घर आई हो तो क्या बिना कुछ खाए पिए ही चली जाओगी? तुम थोड़ी देर और बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए थोड़ा सा हलवा बनाकर लाती हूं। चिन्मयी ने बड़े चाव से पूछा कि चाची जी, क्या आपके घर में मुड़ी नहीं है? मुझे तो मुड़ी खाना बहुत ही अच्छा लगता है। नीरदा ने फौरन मुड़ी में तेल, नमक और मिर्ची मिलाई और उसके सामने रखते हुए कहा कि अरे मेरी बच्ची, क्या तुम सचमुच ये मामूली सी मुड़ी खा सकोगी? मुझे तो लगा था कि तुम कलकत्ता में रहने वाली लड़की हो, इसलिए तुम ये सब नहीं खाओगी, लेकिन सच कहूं तो मैं ये मुड़ी अपने ही हाथों से भूनकर तैयार करती हूं। लेकिन नीरदा के हृदय में उसी वक्त एक बहुत ही गहरा दर्द उठा। उसे याद आ गया कि मुड़ी बनाने वाला सारा धान अब खत्म हो चुका था और नया धान खरीदने के लिए उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। अगर 2 दिन बाद ये चिन्मयी फिर से उनके घर आ जाती तो उसके पास उसे ये मामूली सी मुड़ी खिलाने की भी औकात नहीं बची थी। वो अंदर ही अंदर घुटने लगी कि जिस घर का मालिक इतना निठल्ला और नाकारा हो, उस घर की इज्जत और आबरू भला कैसे बची रह सकती है। चिन्मयी उस दिन तो चली गई, लेकिन अगले ही दिन सुबह सुबह फिर से आ पहुंची और उसने करीब 2 घंटे तक नीरदा के साथ बैठकर खूब बातें की। वो लड़की सचमुच बहुत ही मिलनसार और मीठे स्वभाव वाली थी। उस दिन तो उसने हठ पकड़ ली और घर की सारी सब्जियां काटने वाला हंसिया लेकर खुद ही सब कुछ काटने बैठ गई। नीरदा ने बहुत मना किया, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। पूरे गांव में किसी दूसरे के घर चिन्मयी का इतना ज्यादा आना जाना नहीं था जितना वो इस गरीब घर में आती थी। भगवान जाने उसे नीरदा में ऐसी कौन सी बात अच्छी लगी थी, लेकिन वो दिन भर में कम से कम 2 बार तो वहां चक्कर लगा ही लेती थी। सच कहूं तो नीरदा को भी उसका वो मासूम और हंसता खेलता चेहरा बहुत भाने लगा था। करीब 10-12 दिन बीत जाने के बाद एक दिन शांतिराम ने अपनी पत्नी से कहा कि नीरदा, तुमने सुना, हमारे उस तालाब वाले हिस्से की कीमत पूरे 32 रुपए तय हुई है। मुझे तो सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। खैर, जो कीमत गांव के बाकी सभी लोगों ने तय की है, मैंने भी वही कीमत मंजूर कर ली है। अगर आप आज के हिसाब से देखें तो वे 32 रुपए कोई 15-20 हजार रुपयों के बराबर होते थे। ये सुनकर नीरदा की आंखें हैरत से फटी रह गईं। उसने कहा कि अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? उस सड़े और सूखे हुए तालाब के एक हिस्से के लिए अगर 32 रुपए मिल रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उन 6 हिस्सों के लिए सुशांत को करीब 200 रुपए चुकाने पड़ेंगे। शांतिराम ने खुश होते हुए कहा कि हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है? सुशांत को अपने दादाजी की याद में तालाब खुदवाने की इतनी भारी लालसा जो है, तो क्या वो इतने पैसे भी खर्च नहीं करेगा? ये सुनकर नीरजा का चेहरा अचानक बहुत संजीदा हो गया। उसने कड़क आवाज में कहा कि मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, तुम सुशांत से वो पैसा बिल्कुल नहीं लोगे।
तुम अपना वो हिस्सा उसे ऐसे ही मुफ्त में दे दो। शांतिराम भारी हैरत से उछल पड़ा और बोला कि मुफ्त में दे दूं? अरे लेकिन क्यों, तुम भी कैसी अजीब बातें कर रही हो? नीरजा ने बहुत ही पक्के लहजे में कहा कि चिन्मयी मुझे बहुत दिल से मानती है। वो इस पूरे गांव में हमारे घर को छोड़कर और कहीं नहीं जाती है। मैं उसे खाने के लिए थोड़े से भुने हुए चावल भी दे देती हूं तो वो लड़की खुशी खुशी हंसते हुए खा लेती है। मेरे मन में उसके लिए अपनी ही किसी बेटी जैसी गहरी ममता पैदा हो गई है। इसलिए तुम उन बच्चों से उस सड़े हुए तालाब के नाम पर पैसे बिल्कुल नहीं ऐंठोगे। और वैसे भी ये कीमत बिल्कुल नाजायज है और तुम कोई ऐसा नाजायज पैसा अपने घर नहीं लाओगे। शांतिराम ने झल्लाते हुए कहा कि तो फिर तुम ही बताओ कि हमारा गुजारा कैसे चलेगा? अगर हम इतनी बड़ी रकम यूं ही छोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा? निर्दा ने फिर उसी तेवर में कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं मानती हूं कि वे लोग बहुत बड़े और रईस खानदान के हैं, लेकिन ये गांव वाले उन्हें भोला और अनजान समझकर बहुत बुरी तरह से ठग रहे हैं। पर तुम इस बेईमानी में बिल्कुल शामिल नहीं होगे। हमारी किस्मत में भगवान ने जो लिखा होगा वही होगा। लेकिन अगर तुमने वो पैसा लिया तो मैं इस घर में ऐसा महाभारत खड़ा करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। शांतिराम अपनी पत्नी के उस गुस्से से अंदर ही अंदर बहुत डरता था। इसलिए जब बाकी सारे गांव वालों ने अपने अपने हिस्सों के पैसे पाई पाई करके सुशांत से वसूल कर लिए, तब भी शांतिराम ने एक फूटी कौड़ी भी लेने से साफ मना कर दिया। उसने सुशांत को पास बुलाकर कहा कि बेटा, पशुपति दादा की ये दिली ख्वाहिश थी कि उनके पिताजी के नाम पर गांव में कोई तालाब बने, तो भला मैं इस नेक काम के लिए तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूं? मैं अपना वो हिस्सा तुम्हारे नाम ऐसे ही लिख रहा हूं, तुम मुझे पैसे लेने के लिए मजबूर मत करो बेटा। उस रात शांतिराम ने चिढ़कर अपनी पत्नी को ताना मारते हुए कहा कि किसी समझदार ने बिल्कुल ठीक कहा है कि औरतों की बुद्धि उनके घुटनों में होती है। तुमने ही मुझे वो पैसा लेने से रोक दिया था, तो अब बैठे बैठे भूखे मरो। उन 32 रुपयों से हमारे कम से कम 2 महीने बहुत आराम से कट जाते और हमें खाने की कोई फिक्र नहीं होती। अब मैं तुम्हें कहाँ से क्या ला कर दूं? सामने दुर्गा पूजा भी सिर पर खड़ी है। कम से कम मैं उन पैसों से बच्चों के लिए नए कपड़े तो खरीद ही सकता था ना। नीरदा ने बहुत ही तसल्ली और शांत लहजे में जवाब दिया कि दूसरों को धोखा देकर और ठगकर लाए हुए पैसों से मुझे अपने बच्चों को नए कपड़े नहीं पहनाने। इस बार पूजा में वो नए कपड़े नहीं पहनेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। जैसे वो चिन्मयी मासूम है, बिल्कुल वैसा ही भोला उसका भाई भी है। उन दोनों सीधे साधे बच्चों को बेवकूफ बनाकर और उनसे नाजायज पैसे ऐंठकर तुम हमें कितने दिन खिला पाते? तुमने अपना हिस्सा मुफ्त में देकर बिल्कुल सही काम किया है और मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। अपने हाथ से वो इतनी बड़ी रकम निकल जाने पर शांतिराम को अंदर ही अंदर थोड़ा दुख तो जरूर हुआ था, लेकिन अपनी पत्नी का ये बिल्कुल ही नया रूप देखकर उसे बहुत भारी अचरज भी हो रहा था। नीरदा का ये रूप उस दिन वाले रूप से बिल्कुल ही उल्टा था, जब वो अपनी सोने की चूड़ियों के चले जाने पर छाती पीट पीट कर रो रही थी। शांतिराम सोचने लगा कि नीरदा सचमुच एक बहुत ही भली औरत है। उसे तो मालूम ही नहीं था कि उसकी पत्नी के अंदर इतनी सच्चाई और ईमानदारी भी छिपी हुई है। उसने नीरदा को समझाते हुए कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं। उस मोहल्ले के महेश दादा भी उस तालाब के एक हिस्सेदार हैं। परसों ही उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा था कि अरे शांतिराम, मैंने सुना है तुम लोगों ने अपने अपने हिस्से की कीमत 32 रुपये तय कर ली है, लेकिन मैं तो अपना हिस्सा किसी भी हाल में 50 रुपयों से कम में नहीं दूंगा। उन्हें अपने बाप दादाओं के नाम पर वो तालाब खुदवाने की इतनी भारी गरज पड़ी है और वे ठहरे बहुत बड़े रईस लोग, तो अब मैं उनसे जितने पैसे मांगूंगा उन्हें उतने ही देने पड़ेंगे। आखिर वो कोई मामूली जमीन थोड़ी है जो मैं उसे इतनी आसानी से उनके नाम कर दूंगा। सच कहूं तो नीरदा, तुमने बिल्कुल ठीक ही कहा था। गांव लाले सुशांत को एक सीधा साधा और भोला लड़का समझकर उससे बहुत भारी और नाजायज पैसा ऐंठ रहे हैं। नीरदा ने बहुत ही शांत लहजे में कहा कि जो जैसा कर रहा है उसे वैसा ही करने दो। इंसान का धर्म और कर्म उसके अपने साथ होता है। उस नाजायज और ठगे हुए पैसे से कोई कितने दिन बैठकर खा सकता है। खैर, छोड़ो अब उन सब बातों को। तुम जरा ये तो सोचो कि वे लोग इतने सारे पैसे खर्च करके वो तालाब खुदवा देंगे तो उसका साफ पानी हम गांव वाले ही तो पिएंगे ना। वे लोग वहां पश्चिम के अपने उस दूर शहर से उठकर इस तालाब का पानी पीने थोड़ी ही आएंगे। वे तो ये सारा काम सिर्फ हम लोगों के भले और फायदे के लिए ही करवा रहे हैं।
चिन्मयी ने भी मुझसे कहा था कि उसका बड़ा भाई हमेशा दूसरों की भलाई और देश की सेवा के कामों में ही लगा रहता है। वो लड़का सचमुच बहुत ही भला है। दुर्गा पूजा में अब मुश्किल से कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। शाम के वक्त सुशांत शांतिराम के घर आया और उसने बहुत ही अदब से कहा कि काका, हम लोग कल सुबह पश्चिम के अपने उस शहर वापस लौट रहे हैं। दफ्तर से मिली हुई मेरी सारी छुट्टियां अब खत्म हो चुकी हैं, लेकिन यहां से जाने से पहले मैं आपके ऊपर एक बहुत ही जरूरी काम की जिम्मेदारी सौंपकर जाना चाहता हूं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप ही उस तालाब को खुदवाने का सारा काम अपनी देखरेख में करवाएं। सच कहूं तो इस पूरे गांव में मुझे आपके जैसा सच्चा और ईमानदार इंसान दूसरा कोई नहीं दिखाई दिया है। चिन्मयी ने भी मुझे आप लोगों के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें बताई हैं। काका, मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो कहूं। मैं चाहता हूं कि आप इस तालाब के काम के अलावा गांव में हमारी जो भी जमीन जायदाद और घर वगैरह हैं, उन सब की भी देखभाल करें। इस काम के लिए मैं आपको हर महीने 15 रुपए दिया करूंगा। जब ये तालाब बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद आपको हमारी उस पुरानी हवेली की मरम्मत करवाने का काम भी देखना होगा। मैं बस आपको वहां से पैसे भेज दिया करूंगा और बाकी सारी चिंता आप पर छोड़ दूंगा। मैं माघ के महीने में अपनी माँ को भी अपने साथ यहां लेकर आऊंगा और उसी वक्त हम इस तालाब की पक्की पूजा और प्रतिष्ठा भी करवाएंगे। अब आप ही बताइए काका, क्या आपको मेरी ये बात मंजूर है? शांतिराम अभी कुछ कह ही पाता कि सुशांत ने फिर कहा कि काका, अगर आप इसके लिए राजी नहीं भी होंगे तो भी मैं आपको ऐसे छोड़ने वाला नहीं हूं। पूरे गांव में मुझे आपके अलावा और किसी पर भरोसा नहीं है। और हां, हमारे यहां से जाने से पहले मैं आपको आपके काम के 2 महीने के पैसे पहले ही देकर जाऊंगा। मुझे पता है कि सामने दुर्गा पूजा आ रही है, तो आपको भी घर में ना जाने कितने सारे खर्चे पूरे करने होंगे। और तालाब की खुदाई शुरू करवाने के लिए फिलहाल मैं 100 रुपए की नगद रकम आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं। आज के हिसाब से ये कोई 70-80 हजार रुपए की भारी रकम थी। सुशांत ने मुस्कुराते हुए कहा कि काका, भले ही गांव के लोग आपको होटल वाला बामन कहकर बुलाते हों, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि आप ही यहाँ के सबसे सच्चे और खरे इंसान हैं। सुशांत की ये सारी बातें सुनकर शांतिराम का सिर चकराने लगा था। वो नौजवान और क्या क्या कहकर वहां से चला गया। शांतिराम की समझ में तो मानो कुछ आ ही नहीं रहा था। सुशांत के वहां से जाते ही शांतिराम दौड़कर अंदर गया और उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहा कि अरे नीरदा, तुम कहाँ हो? जल्दी से यहां आओ और मेरी बात सुनो। नीरदा ने जब सुशांत वाली वो सारी बात सुनी तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने मुस्कुराते हुए शांतिराम से कहा कि क्यों, तुम तो कह रहे थे ना कि औरतों की बुद्धि उनके घुटनों में होती है। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि कभी-कभी अपनी पत्नी की बुद्धि से काम लेना कितना फायदेमंद होता है। समाप्त।